माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वली इफ्तिखार एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने जो थर्ड पार्ट है एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, उसके साथ मैं आऊँगा और अपने सेकंड ऑफिशियल वीडियो इंट्रो को लेके आऊँगा, उसको स्ट्रीमलाइन करूँगा। जैसे मेरा पहला ऑफिशियल वीडियो इंट्रो आपको बहुत पसंद आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेकंड ऑफिशियल वीडियो इंट्रो मैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया पार्ट 3 के साथ लेके आया हूँ, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू इंडिया विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया पार्ट 3, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जैसे कि ये अब हम शुरुआत करते हैं 1206 एडी से। और 1206 एडी को एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कहा गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना कहा गया भारत के इतिहास का। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस ज़माने में जो बादशाह थे क़ुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशंस ले की थी दिल्ली सल्तनत की, जिसने रूल किया नियर अबाउट 3 सेंचुरीज तक। और जो थ्रोन था दिल्ली सल्तनत का वो शेयर किया गया 4 डायनेस्टीज़ इन सक्सेशन। 4 डायनेस्टीज़ ने सक्सेशन में उस थ्रोन को शेयर किया। उसमें नंबर 1 थी ऐबक डायनेस्टी, उसके बाद दूसरी थी खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, और जो लास्ट की डायनेस्टीज़ थी वो सैयद एंड लोदी डायनेस्टी थी। जो शुरू की 3 डायनेस्टी थी वो टर्किश ओरिजिन की थी, दे वर टर्क्स। एंड द लास्ट डायनेस्टी थी वो अफगान ओरिजिन की थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोधी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी बाकी सारी डायनेस्टीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन लोधी डायनेस्टी में 3 रूलर थे, भोलुल शाह, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वो बादशाह था जिसको मुग़लों के पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने हराया था। और उसी इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल थी, जिसके बाद मुग़ल सल्तनत ने अपने पांव जमा लिए भारतवर्ष में। और इसके कई बड़े इम्पॉर्टेंट रूलर्स आए, जैसे बाबर, जैसे बादशाह अकबर, किंग हुमायूं, किंग शाहजहां, एम्परर औरंगजेब, एंड देयर आर मेनी अदर्स, एंड ऑल हैव contributed a lot in the field of culture, in the field of tradition, and basically उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल सिस्टम को भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो जो आज का जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो अगर हम बात करें वो बहुत सिमिलर है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से, मुग़ल लीगल सिस्टम के टाइम से बहुत सी चीज़ों में रिलेवेंस मिलती है। तो अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ मुग़ल्स की। तो मुग़ल्स का जिसे कहिए एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है जुडिशल सिस्टम ऑफ इंडिया में। और जितनी भी मैंने अभी बात की है खलजी डायनेस्टी की, लोधी डायनेस्टी की, ऐबक डायनेस्टी की, इसका जो प्रॉपर रेफरेंस है वो आपको जिसे कहिए एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मैंगलोर यूनिवर्सिटी के HV श्रीनिवासा मूर्ति, उनकी बुक जिसे ईस्टर्न बुक कंपनी ने जिसे कि ये पब्लिश किया है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1, उसके चैप्टर 9 मेडिवल इंडिया के सब चैप्टर द रूल ऑफ द टर्को अफगान एंड मुगल्स में आपको जिसे कहिए उसका प्रॉपर रेफरेंस मिलेगा। और अब हम बात करेंगे द रोल ऑफ मुगल्स फॉर द इन रिलेवेंस टू द लीगल सिस्टम, कि उनका क्या रोल रहा है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि मुगल्स प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। और उस ज़माने के जो नोटेड हिस्टोरियन थे इब्ने हसन, उन्होंने जो मुस्लिम किंग थे उनकी ड्यूटीज़ के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द शरीयत लॉ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम में उनके 2 सब्जेक्ट्स थे, जो मुस्लिम किंग्स थे, जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थे, नंबर 1 बिलीवर्स, नंबर 2 नॉन बिलीवर्स। इट वाज बिलीव्ड कि किंग इज़ द शैडो ऑफ गॉड एंड द गिफ्ट ऑफ डिवाइन मर्सी, एंड ही इज़ क्वाइट इक्वल टू बोथ बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। और ये भी कहा जाता था कि जो मेन हेड है वो मुग़ल किंग है, मुग़ल एम्परर है, सुल्तान भी आप उसे कह सकते हैं जुडिशरी का, जुडिशियल सिस्टम का। लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड है वो है काजी।
और उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुग़ल जुडिशरी में, और उसका काम ये है कि उसको जस्टिस देना है, ठीक है। और ये कहा जाता था कि मुग़ल एम्परर इज सफिशिएंट बट फॉर टेक्निकल नॉलेज ऑफ लॉ एंड फॉर द टेक्निकल नॉलेज ऑफ रिलीजन द मुग़ल किंग हैज़ टू अपॉइंट अ उलेमा, जिसको हम काजी कहेंगे, हु इज़ इक्वली गुड इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड रिलीजन। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अगर आप आइडिया ऑफ जस्टिस की बात कहें तो ऐन अकबरी में अबुल फजल एक बहुत, जिसे कहिए एक बहुत नोटेड फ़िलासफ़र थे किंग अकबर के टाइम में, और उन्होंने ऐन अकबरी में कुछ डिटेल्स दी थी काजी को लेके, कुछ डिटेल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने काजी को लेके बताई थी। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो उनके प्री रिक्विजिट्स बताए थे वो ये कहा था कि ही शुड बी एडल्ट, एक एडल्ट मेल होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंट और साउंड माइंड का होना चाहिए। जो तीसरी सबसे बड़ी बात, ये एक फ्री मैन होना चाहिए, वो किसी के दबाव में ना आए। चौथी सबसे बड़ी बात, वो मस्ट बी अ मुस्लिम पर्सन, मुस्लिम होना चाहिए। उसके बाद वो एक ट्रस्ट वर्दी विटनेस भी होना चाहिए कि अगर उसको विटनेस के तौर पे खड़ा किया जा सके तो ही मस्ट बी एंड शुड बी वेरी ट्रस्ट वर्दी, कि वो बिल्कुल सही बात बता सके। उसके बाद एक साउंड हियरिंग एंड साइट उसकी होनी चाहिए कि वो सुन सके, समझ सके, ऑब्जर्व कर सके और चीज़ों को एनालाइज कर सके। अब उसके बाद फंक्शंस आते हैं काजी के, ठीक है। फंक्शंस में क्या था कि वो ट्राई कर सके, डिसाइड कर सके केसेस को, उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर सके केसेस को, वो मैनेजमेंट कर सके, सुपरविजन कर सके वक्फ की प्रॉपर्टी का। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, वो एग्जीक्यूशन ऑफ विल्स कर सके, वो एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ प्रिस्क्राइब बाई रिलीजियस लॉज, शरीयत लॉज, उस हिसाब से वो एग्जीक्यूशन कर सके पनिशमेंट का। उसके बाद वो स्ट्रीट्स का सुपरविजन कर सके, बिल्डिंग्स का सुपरविजन कर सके कि वहाँ पे कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। उसके बाद लॉ ऑफिसर्स का सुपरविजन कर सके, गार्जियंस अपॉइंट कर सके माइनर्स के लिए, ल्यूनेटिक्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, हयात नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे कहिए वो काजी के अंडर आती थी। और उसके अलावा भी काजी के नीचे भी और भी कई जुडिशल लीगल ऑफिसर्स होते थे, जैसे मुफ्ती होते थे, जैसे मीर अदल होते थे, जैसे मुहतसिब होते थे, और उसके अलावा गवर्नमेंट एडवोकेट्स भी होते थे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये काजी के अंडर फंक्शन करते थे और काजी इन सब की कॉग्निजेंस लेते थे और इन सब का सुपरविजन काजी करते थे। उसके बाद अगर आप बात करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स का कॉन्सेप्ट था वो मुग़ल सल्तनत के टाइम में आया था। उनको, और वो दो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, किंग शाहजहां, एम्परर औरंगज़ेब, उनके टाइम में गवर्नमेंट एडवोकेट्स का कॉन्सेप्ट आया था। और उन गवर्नमेंट एडवोकेट्स को वकील शराई या वकील सरकार कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लॉयर्स को ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां एंड औरंगज़ेब इनको अपॉइंट किया गया, इंगेज किया गया परमानेंटली, ताकि ये सिविल सूट को डिफेंड कर सकें और इस स्टेट को असिस्ट कर सकें, और जो पुअर लिटिगेंट्स हैं जो अपना पैसा नहीं दे सकते हैं उनको असिस्ट कर सकें और फ्री लीगल एडवाइस दे सकें। और ये जो वकील थे उनको अपॉइंट किया जाता था एज अ होल टाइम एम्प्लॉयज़ बाय द स्टेट इन ऑल द सरकार्स, और इनको वकील सरकार इसीलिए वकील शराई कहा जाने लगा। और इनको रिम्यूनरेशन मिलता था पर डे, कितने दिन ये कोर्ट अटेंड करते थे पर डे के हिसाब से इनको रिम्यूनरेशन मिलता था स्टेट के थ्रू। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती थी कि कई बार ये होता था कि और बहुत से वकील थे वो अपने क्लाइंट से भी चार्ज करते थे, तो ये गवर्नमेंट एडवोकेट्स थे, इनको अपॉइंट किया जाता था और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। तो जैसे मैंने एंशिएंट इंडिया में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एंशिएंट इंडिया, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रेफरेंस दिया था कि ट्रेडमार्क्स के साथ आज भी जिसे कि डिफ्रेंसिएशन होता है, तो वो कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया। तो ये जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स का कॉन्सेप्ट है ये मोर और द लेस मुगल एम्पायर से आया और आगे जाके और ज़्यादा डेवलप हुआ। और ये कई बार कहा जाता था कि जितने भी किंग औरंगजेब ने ये ऑर्डर इशू कर दिए थे, उन्होंने ये डायरेक्ट किया था कि जो स्टेट के वकील हैं वो एडवाइस देंगे पॉपर्स को, फ्री एडवाइस देंगे। क्योंकि जो पॉपर सूट की अगर हम बात करें सिविल प्रोसीजर कोड की, तो पॉपर सूट ये होता है कि जो अपनी फीस ना दे सके, जो फीस देने में असक्षम है,
है तो स्टेट की जिम्मेदारी होती थी उस ज़माने में कि ये हम इन लोगों को फ्री लीगल एडवाइस दें और इनकी तरफ से इनको असिस्ट कर सकें कोर्ट ऑफ लॉ में। तो और कई बार ये भी होता था, जो वकील होते थे वकालतनामा फाइल करते थे कोर्ट में किसी भी इंडिविजुअल केस में, और कई बार ये होता था, ये राइट भी दिया गया था कि क्लाइंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी वक्त वकालतनामा कैंसिल करा सकता है किसी भी स्टेज ऑफ केस पे और किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको गवर्नमेंट एडवोकेट से कॉन्सेप्ट की बताई। उसके बाद और भी कई वेरियस कोर्ट्स थे जो मुग़ल अदालत का पार्ट थे, जो मुग़ल गवर्नमेंट का पार्ट थे। उसमें परगना अदालत थी जिसे कहिए, दूसरी सबसे बड़ी बात ये जुडिशरी थी सरकार में, कोर्ट थे सूबा लेवल पे, उसके बाद काजी सूबा था, दीवाने सूबा कोर्ट थे, और उसके बाद अगर हम बात करें लॉ कोर्ट्स की, अगर सेंटर ऑफ द कैपिटल की बात करें तो एम्परर्स कोर्ट होते थे, चीफ कोर्ट ऑफ द अंपायर होते थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बात करें, अगर हम विलेज लेवल पे बात करें तो जो ट्रायल कोर्ट होता था विलेज लेवल पे वो पंचायत होता था। उसमें जो बेसिक पावर्स होते थे, जो चीज़ें होती थी, वो पिटी विलेज डिस्प्यूट्स होते थे। उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था वो विलेज हेडमैन, द विलेज हेडमैन होता था, सरपंच जिसे आज हम कहते हैं, और उसकी जो अपील होती थी वो काजी सरकार को दी जाती थी। परगना लेवल पे अगर हम बात करें तो अदालत परगना होता था जिसमें ओरिजिनल सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था। उसमें ऑल सिविल और क्रिमिनल लॉ केसेस आते थे और उसको एक परगना के काजी के द्वारा ट्राई किया जाता था। उसकी अपील जो होती थी वो काजी सरकार में जाती थी। उसके बाद परगना में ही जो दूसरा डिवीजन था वो कचहरी था, उसमें रेवेन्यू केसेस आते थे और उसकी जो अपील होती थी वो सरकार अमल गुजार के थ्रू के पास जाती थी। फिर उसी के नीचे कोतवाली होती थी जिसमें पिटी म्यूनिसिपल ऑफेंसेस आते थे। उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था वो कोतवाली परगना होता था, उसकी भी जो अपील थी वो काजी सरकार के उस पे जाती थी। फिर हम सरकार लेवल पे बात करें, वहां पे आती थी अदालत, उसमें और सिविल और कैनन और क्रिमिनल लॉ केसेस आते थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका काजी सरकार होता था और जिसे कहिए अपील्स जो होती थी वो काजी सूबा के पास जाती थी। फिर उसी में सरकार में एक दूसरा डिवीजन था, वो थी फौजदारी अदालत। ठीक है, जैसे फौजदारी अदालत हम सुनते हैं, दीवानी अदालत सुनते हैं, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मिडिवल इंडिया से आए हैं। ये सब उर्दू वर्ड्स हैं, ये वहाँ से जिसे कहिए ड्राइव किए गए हैं। उसमें राइट और सिक्योरिटी के केसेस आते थे फौजदारी अदालत में। उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था वो फौजदार होता था। उसकी जो अपील होती थी वो जिसे कहिए गवर्नर्स कोर्ट में जाती थी। फिर उसी के नीचे जो एक डिवीजन था वो था कोतवाली का, वो पिटी पुलिस केसेस आते थे, उसमें कोतवाली सरकार के पास जाता था। फिर और उसकी जो बेसिक अपील्स थी, फिर अपील्स जो होती थी फिर वो काजी सरकार। फिर हम कचहरी में अमल गुजारी की बात करें जिसमें रेवेन्यू केसेस आते थे और परगना अमील्स के थ्रू केसेस आते थे। उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था वो अमल गुजार होता था, उसकी जो अपील होती थी वो दीवाने सूबा के पास जाती थी। फिर सूबा लेवल पे अगर हम बात करें उसमें ट्रायल कोर्ट था। उसमें ट्रायल कोर्ट में डिवीजन थे, नाजिम्स का अपना कोर्ट होता था, अदालत नाजिम सूबा होता था जिसे गवर्नर्स बेंच भी कहते थे। उसमें ओरिजिनल एपेलेट और रिविजनल मैटर्स जाते थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते थे वो नाजिम सूबा होते थे और उसके बाद जो अपील होती थी वो एम्परर्स कोर्ट में जाती थी, नहीं तो चीफ जस्टिस कोर्ट में जाती थी बाय वे ऑफ पिटिशन। उसके बाद उसी सूबा में एक दूसरा बी का जो डिवीजन था वो था चीफ, उसमें ओरिजिनल एपेलेट कैनन लॉ केसेस जाते थे। उसमें भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो काजी सूबा था। उसके बाद चीफ रेवेन्यू कोर्ट होती थी जिसमें एपेलेट ओरिजिनल मैटर्स जाते थे। उसमें अपील्स दीवाने आला के पास जाती थी और उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर दीवाने सूबा होता था। फिर इंपीरियल कैपिटल की बात करें, उसमें एम्परर्स कोर्ट में उसमें ओरिजिनल एपेलेट केसेस जाते थे, रिविजनल मैटर्स जाते थे। उसमें कम से कम 2 मैटर्स में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था, जो सुप्रीम कोर्ट की अब बात करें जिसमें ओरिजिनल एपेलेट मैटर जाते थे, और जो बेसिक एम्परर्स कोर्ट की बात करें जिसमें ओरिजिनल मैटर्स जो मुफ्तीज और मुफ्तीज से रिलेटेड और ओरिजिनल मैटर्स होते थे उसमें एम्परर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था। और सुप्रीम कोर्ट में नीचे सब डिवीजन में एक एम्परर्स बेंच होती थी जिसमें रिविजनल मैटर जाते थे और उसके बाद कोई अपील ले नहीं करती थी। उसके बाद फिर चीफ कोर्ट आता था अंपायर का जिसमें ओरिजिनल एपेलेट और रिविजनल मैटर्स होते थे और उनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था वो काजी उल खुजूत होता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता था, जो एम्परर्स बेंच होती थी, उसमें रिविजनल मैटर जाते थे लेकिन उसके बाद कोई अपील ले नहीं करती थी। तो ये सारी की सारी चीजें
जो मुग़ल अम्पायर में हम लोगों ने देखी बहुत सी चीज़ें, जैसे एंशिएंट इंडिया की चीज़ें हम लोग आज देख रहे हैं, जैसे ट्रेडमार्क के मैटर, कॉपीराइट के मैटर्स और बिजनेस मैटर्स। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, वैसे मुग़ल अम्पायर भी, और जिसे कहिए जो टर्क्स अम्पायर्स थी, जो और अम्पायर्स थी जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया, और भी जो बेसिक अम्पायर्स थी जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, उन सब ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। और ये एक जो एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 3 मेरा विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया एंड बेसिकली इन रेफरेंस टू मुग़ल रूलर्स एंड ऑल द अदर रूलर्स, जिसमें लोधी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, जिसे कहिए ऐबक डायनेस्टी, इन सब का रेफरेंस मैंने दिया। तो ये एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 3 विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया आज यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिए, और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 4 होगा, ब्रिटिश इंडिया। तो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।